षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए हल संधियाँ पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे वर्ग बनाकर संधियों का विचार कर रहे हैं ताकि संधि के महाजाल में हम फंस ना जाएं। तो अभी हम विचार करेंगे जश्त्व और चर्त्व। जश्त्व दो प्रकार का है। एक पदांत में होने वाला जश्त्व झलाम जशवंते, जिसकी हमने चर्चा की है। अब हम अपदांत जश्त्व की बात करेंगे। अपदांत झल के स्थान पर जश होता है। संधि में हमेशा तीन का विचार किया जाता है। किसके स्थान पर होता है, क्या होता है और कब होता है, क्यों होता है। तो झल के स्थान पर होता है, क्या होता है, जश होता है। और कब होता है, झश परे होने पर होता है। झश का अर्थ होता है झभय घजदश, जब गजदश। झभय घजदश चौथे व्यंजन है और जब गजदश वर्ण मातृका में अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन है। तो चौथा या तीसरा व्यंजन यदि बैठा है बाद में और उसके पहले झल है, तो झल का अर्थ क्या होता है, झल का अर्थ है 4 3 2 1। झभय घजदश 4, जब गजदश ये है तीसरे, खप छठत दूसरे, चकताव कपय पहले और शश सरहल जो है ये ऊष्म। तो झल का अर्थ है 4 3 2 1 और ऊष्म। इनके स्थान पर जश हो जाता है। जश होने का अर्थ है अपने अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, अपने अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाए। ये कब होगा, जब आगे आने वाला वर्ण झश होगा। हम लोग प्रक्रिया के लिए संधि पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत सारे झश ना देखें। झश से शुरू होने वाले प्रत्यय का विचार करें। और तिङंत प्रक्रिया में या कृदंत प्रक्रिया में अथवा कहिए धात्वाधिकारी प्रक्रिया में झश से आरंभ होने वाले प्रत्यय हैं धकार आदि, जो धा से आरंभ होते हैं। झश का मतलब है झ भ घ ढ ध। तो वही धा कभी ढा बन जाएगा ष्टुत होकर के, और भा इत्यादि उनादि मिलेगा। यहाँ तो पाणिनि के पास मिलेगा नहीं। और जो घा है इसकी तो इत्संज्ञा हो जाएगी दशक व तद्धिते से। प्रत्येक आदि में यदि घा आता है तो उसकी इत्संज्ञा हो जाएगी। और जो झा आएगा उसको तो झोंता हो जाता है, झोंता नहीं होता तो उसकी भी संज्ञा हो जाती। तो हमारे पास चुटू बैठा है, दशक व तद्धिते बैठा है, तो तीन वर्गों की जो संज्ञा कर देता है, तो हमको झश के नाम पर मिलता है धा। तो यदि हम इसको झश में अपनी दृष्टि में केवल धा को रख के विचार करेंगे तो हमें पूरे झश का विचार अपने आप हो जाएगा। आप धा को मान लीजिए झश, कि प्रत्येक आदि में यदि धा है, धा झश है। जैसे धी है, ध्वे है, ध्वम है। ये जो धकार आदि प्रत्यय हैं इनके आदि में धा है, ये धा झश है। इसके परे होने पर हमें क्या करना चाहिए, इसके परे होने पर इसके पहले जो झल बैठे हैं, झल वर्ण बैठे हैं 4 3 2 1, इनको हमें बना देना चाहिए इन्हीं के वर्ग का तृतीय जश। जैसे शासक अधि तो शासक धी, लेलिख अधि तो ले लिख धी।
लालग और धी, ला लग धी। और जा घघ और धी, जा घघ धी। 4 3 2 1 या 1 2 3 4 के स्थान पर हम उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन बना दें। इसका नाम है झलाम जश झशी से होने वाला जष्ट। अब चाछा जाझा को क्या बनाए? चाछा जाझा को क्या बनाए? तो ये भूल के मत सोचिए कि चाछा जाझा को हम जा बना दें, ये कभी गलती नहीं, क्योंकि हमने चौकू सूत्र को पढ़ा है। चौकू सूत्र पढ़ा है। चवर्ग को 2 कदम चलना पड़ता है, बाकी को 1 कदम चलना पड़ता है। चवर्ग तो पहले कवर्ग बनेगा। चवर्ग जो है वो चौकू से कवर्ग बनेगा, और कवर्ग नहीं बनेगा तो पश्चाती सूत्रों में जो धातु आए हैं उनसे शा बनेगा। पर चवर्ग के स्थान पर सीधा हम कुछ कार्य कर नहीं सकते। चवर्ग विशिष्ट है प्रक्रिया में चवर्ग जो है विशिष्ट है। तो यदि धातु के अंत में चाछा जाझा दिखते हैं हमको, तो पहले उनको हम काखा गाघा बनाएंगे। यदि ब्रश्चादि हैं तो शा बनाएंगे, उसके बाद करेंगे जष्ट इत्यादि। जष्ट चर्च जो ही प्राप्त है बाद में करेंगे। तो यदि धातु के अंत में पच आ गया, पापच, पापच और धी हमने कहा, तो चा को हमने का बना दिया। पहले चौकू से चा को का बनेगा। अब वो धी जो बैठा है आगे, चतुर्थ व्यंजन, झश का मतलब चतुर्थ व्यंजन समझिए। तृतीय से हमको प्रत्यय मिल नहीं रहा कोई अभी। तो आगे जो धी बैठा है चतुर्थ व्यंजन, उस चतुर्थ के पहले हमेशा तृतीय बैठता है, इसी का नाम जष्ट है। प्रथम और चतुर्थ एक साथ नहीं बैठ सकते, द्वितीय चतुर्थ भी एक साथ नहीं बैठ सकते, चतुर्थ चतुर्थ भी एक साथ नहीं बैठ सकते। चौथे के पहले कोई व्यंजन बैठेगा तो वह है तीसरा। वर्ग के चौथे व्यंजन के पहले यदि कोई बैठ सकता है तो तीसरा। ये हम नहीं बैठाते, ये हमारा वाग यंत्र बैठाता है, जो हमारा स्वर यंत्र है ये बैठाता है। आप बोल के देखिए, आप बोल नहीं सकते। 2 घा आप बोलेंगे जब, तो पहला घा जो ग बन जाएगा, पहला घा जो है वो ग बन जाएगा। वाग घरी, वाग घरी। अब 2 घा बोल के देखिए, 2 घा बोल के देखिए, बोल नहीं सकते। चतुर्थ व्यंजन के पहले हमारा कंठ तीसरे व्यंजन को ही निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। अब बोलिए ना बग्घी, बग्घी 2 घा बोल के देखिए ना, बोल ही नहीं सकते। अब वो जो वेद में नियम होता है वो आदमी बैठ जाता है जाकर, तो हो जाता है। किंतु सामान्य भाषा में हम लोग चौथे व्यंजन के पहले चौथा नहीं बोल सकते, चौथे के पहले का भी नहीं बोल सकते। आप बोल के देखिए ना, पहला व्यंजन बैठता है दूसरे के पहले, चौथे के पहले तीसरा होता है, और दूसरे के पहले पहला होता है। इसीलिए वर्ण मात्रिका जो बनी है इस क्रम से परिवर्तन होता है। तो ले लिख और धी, ले लिख धी, लालग और धी, लालग धी, जाघघ और धी। आप बोल के देखिए, 2 घा बोल के देखिए, जा घघ धी, जा घघ धी हो जाएगा, वो घा को गा हो जाएगा। और चाछा जाझा आएंगे तो पहले काखा गाघा बनेंगे, उसके बाद वही होगा, उनको गा हो जाएगा। तो काखा गाघा को गा, और चाछा जाझा को पहले काखा गाघा बना के उसको गा, और टाठा डाढ़ा को डा, और ताथा दाधा को दा, और पाफा बाभा को बा हो जाना। इसी का नाम है झलाम जश झश। लोलुट, लोलुट और धी, लोलुट टकार है अंत में, और धी। अब क्या करें? तो संधि में ध्यान से देखना चाहिए, पूर्व पर का विचार करना चाहिए। अब यहाँ टा है और टा के बाद धा है, तो हम इसको झलाम जशी करके क्या इसको बना दें धा।
तो नहीं बना सकते, क्योंकि इसके पहले स्टोनाष्टु है, इसके पहले स्टोनाष्टु है। झलाम जश जश के पहले स्टोनाष्टु बैठा है, दोनों चतुर्थ पाद में हैं, दोनों त्रिपादी के सूत्र है, पर स्टोनाष्टु पूर्व त्रिपादी है, झलाम जश जशी पर त्रिपादी है। तो पहले हम पूर्व त्रिपादी से कार्य करेंगे। तो पूर्व त्रिपादी है स्टोनाष्टु, तो हमने धी को बनाया ढी, तो ये भी झश है, ये भी झश है चतुर्थ व्यंजन। धी है तो झश है, ढी है तो झश है, तो उसके पहले हो गया जश करके टा के स्थान पर डा, लो लुठी। तो हमें क्या बनाना है और किसके परे होने पर बनाना है? पर जो है वो निमित्त है, पर सप्तमी जो है निमित्त सप्तमी, उसका निमित्त क्या है? तो निमित्त को देख करके हमें कार्य करना चाहिए। रा रफ फा धातु, फकारांत धातु है, रा रफ, उसके बाद धी आ गया। अब फा के बाद धा बोल के कोई बताए, कोई बताए कि फा आधा बोलो धा बोलो, कोई बोल नहीं सकता, वो अपने आप बा बन जाएगा। रारब्ध कोई बोले फा भा, धा के पहले कोई फा बोल ही नहीं सकता, वो अपने आप अपने वर्ग का तृतीय बन जाएगा, रारब्धि, रारब्धि रारब्धि। पापा बाबा को बा हो जाएगा, दादा दादा को दा, रारध और धी रारब्धि। तो काखा गाघा को गा, चाछा जाझा को काखा गाघा होकर के गा, और टाठा डाढ़ा को डा, ताथा दाधा को दा, और पाफा बाभा को बा। इसका नाम है झलाम जश झश। अब रह गए शा शा सा हा। तो हा का तो अलग प्रपंच है, उसको एकदम अलग से बताएंगे। अब रह गया ताला पिशा। तो ताला पिशा को क्या बना दे? ताला पिशा को क्या कर दें? जश करना है इसको, झलाम झल तो है, इसको जश करना है, तो इसको सीधा जश होने वाला नहीं है। इसको क्या होगा? इसको पहले भ्रष्ट भ्रष्ट से मूर्धन निशा हो जाए। ताला पिशा को पहले भ्रष्ट भ्रष्ट से मूर्धन निशा करेंगे, क्योंकि आगे धा बैठा है और धा झल है। तो ताला पिशा को हम बनाएंगे मूर्धन निशा। जैसे मामश, मामश धातु लिया, उसके बाद धी आया, तो उस शाह को हमने बना दिया मूर्धन निशा भ्रष्ट भ्रष्ट से। जब ये मूर्धन्य बना तो स्टुनाष्टु से जो धा था प्रत्यय का, उसको स्टुनाष्टु से ढा हो गया। जब ये ढा बन गया, मामश और धी था, तो मामश और ढी हो गया। जब ढी हो गया तो शाह को क्या करेंगे? तो ढी तो झश है, तो उसके परे होने पर पूर्व में जो मूर्धन शकार बैठा है, इसको हम झलाम जश झशी से जश्त करके क्या बनाए? तो उस मूर्धन शकार के स्थान पे जाबा गाडा दा, जाबा गाडा दा, 5 जश प्राप्त हुए। तो मूर्धन्य जो शकार है उसके स्थान पर मूर्धन्य डकार हो जाएगा, मूर्धा स्थान वाला। तो माँ मड्ढी, माँ मड्ढी बनेगा। और जब मूर्धन्य शकार अंत में मिलेगा हमको, जैसे लश धातु लिया लालश, लालश धी, तो वहाँ भ्रष्ट भ्रष्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ सीधा हमको शाह मिल गया। तो वहाँ भी हम धी को स्टित करके ढी बनाएंगे और शाह को जस्ट करके डा बना देंगे। तो लाल ढी, तो शेष और धी, तो शकार इष्टु है और धकार स्तु है। तो हमने इसको किया स्टुनाष्टु से स्टुत करके इसको बना दिया ढी। जब ये ढी बन गया तो हमने मूर्धन्य शकार को झलाम जश झशी से जस्ट करके डकार बनाया। और जब डकार बन गया तो नकार को स्टुत होकर के नकार बन गया। तो शिंडी पिंडी ये प्रयोग बन जाएंगे। तो ये हमने अभी पढ़ा झलाम जश झशी। हम बहुत सावधानी रखें कि झलाम जश झशी सूत्र आप पदांत में जश तो करता है, पदांत झल को जश तो करेगा झलाम जशुंदे,
ये अपदांत झल को जष्टु करने वाला सूत्र है। तो अभी हमने जष्टु का विचार किया, अर्थात चौथा वर्ण यदि परे है तो उसके पहले तीसरा वर्ण हो जाएगा। झल के स्थान पर जश होता है, झल के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है यदि उसके बाद आने वाला वर्ण तीसरा है, चौथा है तो। और यदि झल के बाद आने वाला वर्ण पहला या दूसरा है, देखिए 1 2 3 4 में बाकी वर्ण मात्रिका, यदि तीसरे चौथे अक्षर आगे हैं तो आप जश कीजिए, और पहले दूसरे आगे आ रहे हैं तो आप चर कीजिए। झल के बाद यदि पहले दूसरे वर्ण आते हैं तो आप झल के स्थान पर चर कीजिए। चर करने का मतलब है अपने वर्ग का पहला बना देना। काखा काका को का, और चाचा चाचा को कुत होकर के का, टाठा डाढ़ा को टा, ताथा दादा को ता, पापा बाबा को पा। ये इसका अर्थ है सूत्र। यदि पहले दूसरे व्यंजन आते हैं, जैसे ती आएगा, ती, तह, था, था, तिप, तस, थस, था, सिप, सन, ये सब खर है। तो धातु के बाद पहला या दूसरा व्यंजन आए अथवा सकार आए तो इस खर के परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है। चर कहने का तात्पर्य अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन हो जाता है। तो काखा काघा को का हो जाए, जैसे हमने कहा ले लेख और ती, तो खा को का हो जाएगा ले लेख ती। और ला लग और ती, तो गा को का हो जाएगा ला लगती। तो ये हमने खरीचर का अर्थ जाना कि झल के स्थान पर चर होता है, यानी जो 1 2 3 4 हैं उनके स्थान पर 1 होता है, अपने वर्ग का प्रथम होता है। खर परे होने पर यानी ता था और सा परे होने पर। किंतु ये सूत्र परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। इसके कम से कम 3 अपवाद आते हैं, और जो हमने वो पढ़ा झलाम जश झशी, उसका भी एक अपवाद तो था ही जो छूट गया, उसको ही बता देते हैं कि झलाम जश झशी में जब हम झल के स्थान पर जश करते हैं झश परे होने पर, तो धातु आया चकास। तो चकास का जो सा है ये तो झल है, और प्रत्यय आया धी। तो इस सकार के स्थान पर जश नहीं होता, इसका धीचा से लोप हो जाता है। सूत्र है धीचा। धा परे होने पर सा का लोप, धकार परे होने पर सकार का लोप हो जाता है। तो झलाम जश झशी का बाधक है धीचा। तो झल के स्थान पर हम जश करें कि तो सकार के स्थान पर हम जश न करें, सकार का हम लोप करते हैं। तो चकास धी चकाधी। इसी प्रकार खरीचा सूत्र कहता है कि खर परे होने पर, खर यानी पहला व्यंजन हो, दूसरा हो या सा हो, जैसे तिप, तस, थस, था, सिप, ताम, ता, ये जो प्रत्यय के आदि में ता आएगा, था आएगा या सा आएगा, ये खर है। इसके परे होने पर हमको झल के स्थान पर चर करना चाहिए, अर्थात पहला व्यंजन बनाना चाहिए। तो जब पहला व्यंजन बनाने के लिए हम चलते हैं तो इसके पास 3 बाधक आ जाती है। एक तो आता है शजो कस्सी, मूर्धन्य शाह जो है ये भी झल है, जो ढा है ये भी झल है। इन दोनों के स्थान पर का हो जाता है सी यानी सा परे होने। तो जैसे हमने कहा वा वढ़, वा वढ़ और सी, तो ढा को शजो कस्सी हो गया, का हो गया। जब ये का बन गया तो प्रत्यय का सा आदेश प्रत्यय से शा बन गया, तो वावक्षी बन गया। और जो मूर्धन्य शा है इसके स्थान पर भी का हो जाता है लालश और सी, तो शा को का हुआ लालक्षी। लालश और सी लालक्षी, और वावढ़ सी झा को का बनाया, प्रत्यय के सा को शा बनाया, तो वावक्षी। ये शजो कसी इस चर्तु का अपवाद बन गया।
और एक है सस्य आर्ध धातु के, जो सकारांत अंग है। सकारांत अंग हो, धातु रूप अंग हो, उसके बाद सकार हो। सा के बाद सा आया, सा के बाद सा आया, पर कोई भी सा नहीं, आर्ध धातु प्रत्यय का सा आया। धातु से लगने वाले सा धातु का धातु प्रत्यय आगे बताए जाएंगे। तो सा के बाद सा आया, तो धातु का तो सा हो पहले और आर्ध धातु प्रत्यय का सा हो बाद में। कोई भी सा किसी भी सा से नहीं मिल रहा है। धातु का सकार है पहले और आर्ध धातु प्रत्यय का सकार है बाद में। जैसे हमने कहा वस, ये धातु का सकार है, और स्यति ये स्या प्रत्यय का सकार है, और स्या प्रत्यय आर्ध धातु है। तो धातु के सकार के बाद जब आर्ध धातु प्रत्यय का सकार आता है तो धातु का जो सकार है उसके स्थान पर तकार हो जाता है। सह सी आर्ध धातु के, सस्य आर्ध धातु के, सी आर्ध धातु के न सकाराद धातु के प्रत्यय पड़ता है। सकार से स्थाने तकार आदेश होते, सकार आदि आधातु प्रत्यय परे होने पर सकार के स्थान पर तकार आदेश होता है। तो वस और स्यति वत्स्यति, घस और स्यति घत्स्यति, जिघस और सति जिघत्सति। ये भी खरीचा का पद हो गया, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो खरीचा इसको चर तो करता। ये दो पद हो गए, ये छोटे छोटे पद है। अब एक बड़ा पद आता है, ये बहुत बड़ा पद है, इसमें चूक गए तो सब भ्रष्ट हो जाता है। तो देखिए, प्रत्यय जब सकार से आरंभ होता है, सकार से आरंभ होता है, सकार भी खर है और तकार थकार भी खर है, ताथा भी खर है और सा भी खर है, और ताथा सा ये तीनों खर हैं। तो इनके परे होने पर इनके पूर्व में जो झल बैठा है उसको चर करने का आदेश दे रहा है खरीचा सूत्र। किंतु इन सा परे होने पर तो अपवाद नहीं आ रहा कोई, तो यहाँ तो हम कर देंगे चर। इन्हें सा परे होने पर हम काखा गाघा को का बना देंगे। सा परे होने पर काखा गाघा को हम का बना देंगे। किंतु ताथा परे होने पर हम काखा गाघा को का नहीं बना सकते, क्योंकि उसका बाधक सूत्र आ रहा है, महाबाधक सूत्र है। ये कहता है झषस तथोर धोथा। यदि धातु के अंत में चौथा व्यंजन आ गया, झष झावा घाघा धा, तब आप इनको खरीचा से चर तो नहीं कर सकते। जैसे इनका जा घ, जा घ, ये घा झल है और आगे प्रत्यय ती, ये खर है, तो खरीचा प्राप्त है ना। जा घ और ती खरीचा हमको प्राप्त है। ला लभ और ती, ये भा झल है, झल यानी 1 2 3 4, और ता यानी खर। तो जा घ होती, ला लभ होती, रा रध और ती, तो घ ध भ ये सब झल तो हैं, और जो आगे ता आ रहा है या थस आ रहा है या था आ रहा है, ता था आ रहे हैं, ये खर है। पर जो खरीचा सूत्र चलता है उसको इतना छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पूर्व त्रिपादी है। झषस तथोर धोधा सूत्र 8 2 का है, खरीचा 8 4 का है। तो खरीचा को पूर्व त्रिपादी ने जो कहा है उतनी जगह छोड़ना पड़ेगी, उसको उतना स्थान छोड़ना पड़ेगा उसको। तो झषस तथो धोधा कहता है कि झ भ घ ढ ध, ये चौथे व्यंजन यदि पहले बैठे और इनके बाद ता और था है तो आप खरीचा नहीं कर सकते। आप ताथा, हम ताथा को धा बना देंगे, तो ताथा धा बन गए। जब धा बन गया तो खर ही नहीं रह गए, अब वो खर रह नहीं गए। इसका अर्थ ये हुआ कि चतुर्थ व्यंजन के बाद ता था आने पर खरीचा सूत्र नहीं लग सकता। चतुर्थ व्यंजन के बाद यदि ता था आते हैं तो खरीचा सूत्र लग नहीं सकता,
क्योंकि झशस तथो धोधा उसके पहले बैठा है, वो कहता हम ताथा को ही धा बना देंगे। और जब ताथा धा बन गए तो धा तो खर है नहीं, खर में तो दूसरे और पहले व्यंजन आते हैं और शाशा सा आते हैं, तो शाशा तो मिलते नहीं, सा मिलता है। तो झशस तथोर धोधा के लिए स्थान छोड़ करके जो बचेगा झल, उन्हीं जलों के स्थान पर खरीचा चर्त करेगा। मतलब 1, 2, 3 के स्थान पर एक बनाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय के स्थान पर प्रथम बनाएगा, और चतुर्थ के स्थान पर प्रथम नहीं बना सकता। ये सावधानी से देखिए, जब हमने धातु के अंत में काखा गा है और प्रत्यय ती, शासक और ती, तो शासक ती, और ले लेख और ती, ये खा है तो खा को का हो गया, तो ले लेख ती, और लालग और ती, गा को का हो गया, चर होके लालक ती, तो काखा गा को तो चर हो करके का बन जाएगा, पर जा घग कहेंगे, जा घ और ती, अब खरीचा नहीं हो सकता, क्योंकि चतुर्थ व्यंजन के बाद जब ताथा आते हैं तो ताथा के स्थान पर धा बन जाता है, अब वो चर्तु का विषय नहीं रह जाता है। ये सावधानी हमको चर्तु करते समय रखना पड़ती है। जष्ट का अपवाद एक था दीचा, और चर्त के बाद 3 है, इसलिए चर्त में हमको बहुत सावधानी से चलना है, और ये सावधानी नहीं रहेगी तो रूप हमारे बनेंगे। देखिए ये जा घग है, ये घा, चौथा अक्षर है झश, लालभ का भा और रारद का धा, ये तीनों के 3 झश, झश यानी अपने अपने वर्ग के चौथे अक्षर, झाभा घाढ़ा था, और इसके बाद ती आया। तो देखिए झाभा घाढ़ा था जो झश है, ये झल भी तो है ना, तो झल तो है ये, आगे ती जो आया है खर है, तो खर्चा यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो खर्चा प्राप्त हो नहीं सकता क्योंकि तो पर त्रिपादी है। इसके पहले ही झशस तथो धोधा जो पूर्व त्रिपादी में आएगा, वो कहेगा झश के बाद यदि ती आता है तो वो धी बन जाएगा, था आता है तो ये धा बन जाएगा, तो ता को भी धा हो जाएगा और था को भी धा हो जाएगा। जब ये धा बन गया तो ये खारी नहीं रह गया, तो खर्चा कहाँ से लगेगा, खर्चा लगेगा नहीं, तो धा बन गया तो ये हो गया झश। तो जब ये झश हो गया तो इसके पहले जो झल हैं उनको झलाम जश झशी से जश हो जाएगा, जश अर्थात अपने वर्ग का तीसरा, तो घा को हो जाएगा गा, भा को हो जाएगा बा, और धा को हो जाएगा दा, जा घगधी, ला लब्धि और रा रद्धी, और थस आया तो जा घगधा, ला लब्धा, रा रद्धा। तो झशस तथोर धोधा ये खरीचा की आफत है, ये सूत्र खरीचा की मुसीबत है। खरीचा लगाते समय सावधानी से झशस तथो धोधा की जगह छोड़ देनी चाहिए। झशस तथो धोधा को जो स्थान चाहिए वहाँ खरीचा नहीं लग सकता, क्योंकि पूर्व त्रिपादी का सूत्र है। तो ये सबको अपवादों को छोड़ने के बाद जो जगह बचे उतने में ही उत्सर्ग शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। प्रकल्प चापवाद विषयम तत्उत्सर्गो विनिविशते। तो उसको ये समझ लीजिए कि पूर्व त्रिपादी है तो उसके लिए तो खरीचा है ही नहीं, पर हमें तो दोनों दिख रहे हैं। तो हम खरीचा सूत्र को जब लगाने चलें तो झशस तथो धोधा की जगह को छोड़ करके बाकी में खरीचा लगाएं तो खरीचा का अर्थ बनेगा 1, 2, 3 के स्थान पर एक होता है, 1, 2, 3, 4 के स्थान पर एक। जब सा परे होगा तो 1, 2, 3, 4 के स्थान पर एक होगा। जब सा परे होगा तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के स्थान पर प्रथम होगा, ये चतुर्थ अर्थ होगा। और जब ताथा परे होंगे तब होगा 1, 2, 3 के स्थान पर एक होता है। काखा गा के स्थान पर का होगा, टाठा डा के स्थान पर टा होगा, ताथा दा के स्थान पर ता होगा, और पाफा बा के स्थान पर पा होगा। पर जो चौथे अक्षर है झाबा घ ध ध,
इनके स्थान पर प्रथम अक्षर नहीं होगा तो झष को छोड़ करके, झल में से झष को छोड़ करके जो बचते हैं उतने को ही चर होता है खर परे होने पर, तो ताथा परे होने पर। पूरे झलों के स्थान पर चर नहीं होता, झष को छोड़ करके जो झल बचते हैं, चतुर्थ व्यंजनों को छोड़कर झापा गाजादा को छोड़कर जो बचेंगे झल, उनके स्थान पर हम चरत्व करेंगे। और जो झापा गाजादा है उनके बाद आने वाले तो ताथा कोई धा बन जाएगा, तो जष्ट का विषय बन जाएगा। तो सावधानी पूर्वक ये जष्ट और चर्त को पढ़ करके हमें प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो पदे पदे हम उलझेंगे। तो जो मुख्य प्रक्रिया में हमें जाना है उसके लिए हमने 2-2 सूत्रों के या 3-3 सूत्रों के वर्ग बनाए, और वर्ग बना के हमने देखा। सबसे पहले हमने पढ़ा हल्यादि लोप और लोपो वीरवली। पहले लोपो वीरवली, बाद में हल्यादि लोप। फिर हमने ष्टुत्व को पढ़ा, नत्व शत्व को हमने पहले ही पढ़ लिया। छोटे छोटे वर्ग बना के हम पढ़ रहे हैं। और झलाम जशवंते वावसाने को पढ़ा, ये भी जष्ट चर्त है। झलाम जशवंते वावसाने भी जष्ट चर्त है। और ये जो जष्ट चर्त हमने पढ़े, ये जो जष्ट पढ़ा है तो अपदांत में होता है, और जो खरिचा से चर्त पढ़ा है दोनों जगह हो जाता है। और झलाम जशवंते से होने वाला जष्ट केवल पदांत में होता है, और वावसाने से होने वाला चर्त जो है अवसान में होता है। अवसान होता है ववना नाम अभाव। तो सुबंत तेगंत जो पद बन जाए उनके अंत में यदि झल आता है तो उसको हम झलाम जशवंते से जश बनाते हैं। तो अभी तक हमने जितना काम किया, जितना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उतने को हमें बुद्धि में स्थिर कर लेना चाहिए। तो झलाम जश झशी और खरिचा, ये 2 सूत्रों का विवेचन किया। इसमें से झलाम जश झशी को हम अपदांत में लगाएंगे और खरिचा को हम दोनों में लगा सकते हैं। झलाम जशवंते को हम पदांत में लगाएंगे और वावसाने को हम अवसान में लगाएंगे। तो झलाम जशवंते वावसाने से होने वाले जष्ट व चर्त और झलाम जश झशी खरिचा से होने वाले जष्ट व चर्त, ये दोनों प्रकार की जष्ट व चर्त का एक वर्ग बना के 4 सूत्रों का हमें बुद्धि में अलग रख लेना चाहिए। और किसकी कब प्रवृत्ति होगी? झलाम जशवंते की पूरी प्रक्रिया होने के बाद पदांत प्रवृत्ति होगी, वावसाने बीच में नहीं घुसेगा फिर, और ये बीच में घुस जाएंगे। तो 4 सूत्रों का हमने एक वर्ग बनाया और जष्ट चर्त का विचार किया। इसलिए आज के व्याख्यान को यही विराम देते हैं। आज के व्याख्यान में एतावदेव।